हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेलिंग टू बाइजेंटियम। ठीक है, जो W.B. इट्स द्वारा लिखा गया एक खूबसूरत पोएम है दोस्तों। चलिए इसको जानते हैं। तो ये जो इमेज है W.B. इट्स का है। तो सेलिंग टू बाइजेंटियम, ठीक है, रिटन बाय W.B. इट्स, फुल फ्रॉम विलियम बटलर इट्स, बोर्न डेट 13 जून 1865, डाइड 28 जनवरी 1939। ये एक आयरिश पोएट थे, ड्रामाटिस्ट थे, राइटर थे और वन ऑफ द फोरमोस्ट फिगर ऑफ 20th सेंचुरी लिटरेचर, और 20वीं शताब्दी के फोरमोस्ट फिगर थे। ठीक है, फर्स्ट पब्लिश्ड इन हिज कलेक्शन अक्टूबर ब्लास्ट, ठीक है, इन 1927। यानी सेलिंग टू बाइजेंटियम जो पोएम है, जो W.B. इट्स के द्वारा लिखा गया है, पहली बार इसको कलेक्शन, उन्हीं के कलेक्शन अक्टूबर ब्लास्ट में 1927 में पब्लिश कराया गया था। और फिर बाद में 1928 में द टावर नाम के कलेक्शन में जो है इस पोएम को पब्लिश कराया गया था। इट कंप्राइजेज 4 अस्टेंजाज। इस पोएम में 4 अस्टेंजाज हैं। ठीक है, और किस में है, तो इन ओटावा अरिमा में है। ठीक है, और ईच मेड अप ऑफ 8 लाइन्स, जो 8 लाइनों से मिलकर के बनी हुई है, ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, तो ये जो है पोएम के बारे में है। इट यूजेज ए जर्नी टू बाइजेंटियम एज अ मेटाफर फॉर अ स्पिरिचुअल जर्नी। ठीक है, तो इसमें स्पिरिचुअल जर्नी जो है इसमें है ना। तो इसमें स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अस्टेंजा, जो 4 अस्टेंजाज हैं, उनमें क्या पोएट्स कहते हैं या क्या कहना चाहते हैं, उसको मैं सबसे पहले बताऊंगा। उसके बाद इसमें समरी हम लोग देखेंगे, क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखेंगे, है ना, और उसका साथ ही साथ नोट्स भी देख लेंगे। तो ये 4 अस्टेंजा है इसमें, और ये फर्स्ट अस्टेंजा में वे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली अस्टेंजा जो है, पोएट अपने प्रेजेंट कंट्री को ओल्ड के लिए जो है उपयुक्त नहीं मानते हैं। ठीक है, जो ओल्ड मैन होते हैं ना, उनके लिए ये उपयुक्त नहीं मानते हैं। पोएट कहते हैं कि वहाँ केवल यूथ लोग जो है ना, यूथ जो युवा हैं, प्रेमी पक्षी, मछलियाँ और प्रकृति की सुंदरता में खोए हुए हैं। ठीक है, सभी प्राणी जन्म जीवन और मृत्यु के चक्र में बंधे हैं। इस संसार में बुढ़ापा और ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, क्योंकि लोग केवल फिजिकल लाइफ का आनंद लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने फर्स्ट अस्टेंजा में कहते हैं। ठीक है, सेकंड अस्टेंजा में ये क्या कहते हैं, सेकंड अस्टेंजा में वो कहते हैं कि यहाँ जो पोएट हैं वो वृद्धावस्था यानी जो बुढ़ापा होता है उनका कंपैरिजन एक फटे हुए कोट से करते हैं। ठीक है, सेकंड अस्टेंजा में, जिससे केवल जो होता है आत्मा और ज्ञान से जो है सहारा मिल सकता है। और पोएट ये भी कहते हैं कि आत्मा को जगाने के लिए हमें अपने सेंस ऑर्गन से परे जाकर के, मतलब विपरीत जाकर के आत्मिक संगति सुनना होगा। ठीक है, और यही कारण है कि वह बाइजेंटियम की ओर यात्रा करना चाहते हैं। ठीक है, जो उसे नॉलेज और अमरता प्रदान करेगा। तो ये जो है इन्होंने सेकेंड अस्टेंजा में कहा है। थर्ड अस्टेंजा में क्या थर्ड अस्टेंजा का मीनिंग निकलेगा, तो थर्ड अस्टेंजा का मीनिंग है कि जो पोएट है वो बाइजेंटियम की दिव्य भूमि पर पहुंचते हैं, जहां वह महान संतों और ऋषियों को पुकारते हैं। वह चाहते हैं कि वे उसकी आत्मा को शुद्ध करें और उसे फिजिकल शरीर से मुक्त कर दें। उसे अब नश्वर जीवन में कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वह अपनी आत्मा को शुद्ध करके अमरता प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये जो है इन्होंने थर्ड अस्टेंजा में कहा है। ठीक है, यानी थर्ड अस्टेंजा का मतलब ये होता है। लास्ट अस्टेंजा में उन्होंने क्या कहा है, लास्ट अस्टेंजा में यानी अंतिम अस्टेंजा में पोएट कहते हैं कि जब वह अपने नश्वर शरीर से मुक्त हो जाएगा, है ना, मतलब वो जब मर जाएंगे तो वह किसी प्राकृतिक रूप में वापस नहीं आएगा। ठीक है, जिसके बजाय वह एक स्वर्ण पक्षी की तरह होगा। स्वर्ण पक्षी यानी गोल्डन बर्ड, जिसे राजा के दरबार में रखा जाएगा और अमर संगीत गाएगा। यह जो गोल्डन पक्षी होगा न तो बूढ़ा होगा और न ही मरेगा, वह हमेशा ज्ञान और सौंदर्य से भरा रहेगा। ठीक है, तो ये जो है 4 अस्टेंजा में मैंने बता दिया कि चारों अस्टेंजाज का मतलब क्या है, और जब आप अस्टेंजा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। कंक्लूजन क्या निकलता है वो भी आप जान लो। तो यहाँ पर जो पोएम है आत्मा की अमरता, ठीक है, आत्मा की अमरता और भौतिक संसार की ट्रांसाइंस के बीच के संघर्ष को दर्शाती है।
बाइजेंटियम यहाँ जो है नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी और अमरता का सिंबल है, जबकि कभी वर्तमान देश यानी वर्तमान जो युग है वो नश्वर इच्छाओं और भौतिक सुखों में खोया हुआ संसार है। तो ये जो है इनका मतलब होता है। अब जो है मैं आगे ले चलता हूँ आपको, और इसमें जो है समरी को अब डिस्कस करूँगा, ठीक है। समरी बहुत ही आसान लैंग्वेज में है, आप किसी भी परीक्षा में लिख सकते हैं। लॉन्ग अगर 14-15 नंबर का रहता है तो आप इसको जो है अपने हिसाब से बना करके लिख लेना है, ठीक है। तो ये है सेलिंग टू बाइजेंटियम इज अ पोएम विच इज रिटन बाय एन आयरिश पोएट W.B. येट्स, ठीक है। तो सेलिंग टू बाइजेंटियम जो पोएम है वो W.B. येट्स के द्वारा लिखा गया है, और द पोएम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1928 इन हिज कलेक्शन द टावर, ठीक है। तो पहली बार जो इसको 1928 में उन्हीं का कलेक्शन द टावर में इसको पब्लिश कराया गया है, इस पोएम को। दिस पोएम इज रिटन इन आयरिश एंड ब्रिटिश लैंग्वेज, आयरिश और ब्रिटिश लैंग्वेज में इस पोएम को लिखा गया है। देर आर 4 स्टेंजाज इन दिस पोएम एंड ईच स्टेंजाज हैड 8 लाइन्स, ठीक है। प्रत्येक में कितने हैं? 8 लाइन है, ठीक है। फॉर्म ऑफ दिस पोएम इज ऑक्टेवा रिमा, ठीक है। ऑक्टेवा रिमा में ये जो पोएम है वो फॉर्म है। इट यूजेज ए जर्नी ऑफ बाइजेंटियम एज अ मेटाफर फॉर अ स्पिरिचुअलिटी जर्नी, ठीक है। तो ये है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इन द पोएम द पोएट स्पीक्स अबाउट एन ओल्ड मैन हु वाज ट्रेवलिंग टू अनदर कंट्री बाइजेंटियम। ये बाइजेंटियम इज द एंशियंट ग्रीक कॉलोनी सिचुएटेड इन टर्की, ठीक है। तो वो जो है यात्रा करना चाहते हैं, ठीक है। इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम द पोएट सेज दैट द कंट्री इन विच इज मोस्ट प्रोबेबली आयरलैंड इज नॉट फिट फॉर द ओल्ड पीपल, ठीक है। बूढ़े लोगों के लिए जो है वो अच्छा नहीं है ना। तो द यंग वंस आर बिजी इन सेंसुअल प्लेजर, तो जो यंग वंस है वो क्या है? सेंसुअल प्लेजर में बिजी है, व्यस्त हैं। The birds in the trees, fishes in the river, all animals and the young humans being on the land are engaged its sexual activities। सभी engaged हैं, किसमें? sexual activity में सभी क्या है? engaged हैं, सभी busy हैं, ठीक है। दे आर सो बिजी इन द जॉय ऑफ द सेंसेस, वो क्या हैं? वो सेंसेस में बिजी हैं, सेंसेस के जॉय में वो क्या है? बिजी हैं। दे हैव नो टाइम्स, उनके पास समय नहीं है। फॉर द ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों के लिए। दे इवन इग्नोर अनएजिंग आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो वो क्या करते हैं? उस अनएजिंग आर्ट को और आर्किटेक्चर को क्या करते हैं? वो इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेंजा में जो है पोएट कहना क्या चाहते हैं कि एक्सप्रेस हिज डिस्ग्यूज को एक्सप्रेस करते हैं कंडीशन के लिए ऑफ ओल्ड पीपल, ठीक है। तो ये चीज़ है। एन ओल्ड मैन अकॉर्डिंग टू हिम इज कंसिडर्ड एज अ प्रेटी थिंग, ठीक है। क्या समझा जाता है? प्रेटी थिंग समझा जाता है अकॉर्डिंग टू ओल्ड मैन के द्वारा जो है प्रेटी थिंग्स को समझा जाता है ना। इट मीन्स द ओल्ड मैन इज लाइक अ स्केरक्रो, तो ओल्ड मैन क्या है? इसका मतलब क्या होता है कि ओल्ड मैन जो है स्केरक्रो है एंड हिज बॉडी इज लाइक अ वर्म, और उनके बॉडी क्या है? वर्म आउट क्लोथ है, ठीक है। एंड रेप्ड अपन द थिन स्केलेटन, और क्या है? पतले पतले जो स्केलेटन है उससे क्या है? वो रेप्ड है, ठीक है। उसके बाद It is so only if the soul is not thrilled with joy, so one must teach his soul to clap and sing with joy. The old age is a time of physical decay and mental decline, so nobody cares for the old generation. तो इसलिए जो है कोई जनरेशन, ओल्ड जनरेशन को जो है कोई केयर नहीं करता है। तो ये सारे बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको दिखा देता हूँ। थर्ड स्टेंजा में आप देख लो, थर्ड स्टेंजा में क्या कहना चाहते हैं पोएट्स। तो इसको जो है स्टॉप करके आप लिख लेना और इसको जो पढ़ लेना, इजी लैंग्वेज में है तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो है, अब यहाँ से शुरुआत होता है क्रिटिकल एप्रिसिएशन, ठीक है। इंट्रोडक्शन से शुरुआत करना है। इंट्रोडक्शन में वही चीज़ जो हमने ऊपर बताया है उसी चीज़ को लिखना है, ठीक है। जो समरी में बता रहे थे ना उसी चीज़ को जो है इसमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग इसमें देखते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन में इंट्रोडक्शन आप देख लो इसको, ठीक है। और वीडियो को स्टॉप करके इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। थीम देख लो, थीम ऑफ मोर्टालिटी एंड एजिंग। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन में सिम्बोलिज्म इन द पोएम है, सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। इसको आप देख लो और मैं इसको एक बार रीड कर देता हूँ ताकि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन ना हो कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। द पोएम इज रिच विथ सिम्बॉलिक इमेजरी। द टाइटल इटसेल्फ सेलिंग टू बाइजेंटियम सिग्निफाइज a spiritual journey. Byzantium, an ancient city known for its art and culture, represent a realm of eternal and perfect beauty, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है। एजिंग बॉडी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या है कि द एजिंग बॉडी इज सिम्बोलाइजेज एज अ टैटर्ड कोट, ठीक है। टैटर्ड कोट है ना, फटे हुए कोट अपन अ स्टिक, हाईलाइटिंग द फिजिकल डिक्लाइन ऑफ ओल्ड एज, ठीक है।
ये हो गया। नेक्स्ट जो है गोल्डन बर्ड, द स्पीकर विशेस टू ट्रांसेंड ह्यूमन मोर्टालिटी बाय बिकमिंग अ गोल्डन मैकेनिकल बर्ड सिम्बोलाइजिंग इटर्नल आर्ट अनटच्ड बाय टाइम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्रास्ट बिटवीन यूथ एंड एज, इट्स क्रिएट अ स्टार्क contrast between the world of youth and world of old age. The first stanza emphasizes how the young indulge in sensual pleasure, leaving no room for the old. The poet feels out of place and yearns for a world where spiritual and intellectual values are celebrated, ठीक है। आर्ट एज इमोर्टैलिटी, ठीक है, आर्ट एज इमोर्टैलिटी, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड एस्पेक्ट्स ऑफ द पोएम इज इट्स बिलीफ इन द इमोर्टैलिटी ऑफ आर्ट। ही एक्सप्रेसेस अ डिजायर टू लिव बिहाइंड हिज डिकेइंग बॉडी एंड बिकम अ वर्क of art like the golden bird in the court of Byzantium. This transformation would allow him to transcend the limitation of time एंड मोर्टालिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इट्स पर्सनल स्ट्रगल, तो द पोएम ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स इट्स पर्सनल स्ट्रगल विथ एजिंग एंड हिज कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ। एज अ पोएट ही सीक्स परमानेंस थ्रू हिज क्रिएटिव वर्क, होपिंग टू अचीव अ फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक इमोर्टैलिटी मच लाइक द ग्रेट बाइजेंटियम आर्ट दैट आउटलास्ट जनरेशंस, ठीक है। उसके बाद स्टाइल एंड लैंग्वेज, इट्स इम्प्लॉयज हाईली सिम्बॉलिक एंड formal style in selling to Byzantium. His use of rich imagery, metaphor, and musical quality creates a timeless and profound effect. The poem follows a regular rhyme scheme, contributing to its harmonious flow, echoing the eternal nature of art it aspires to achieve. और लास्ट में कंक्लूजन लिख देना है। तो ये बन जाता है क्रिटिकल एप्रिसिएशन। यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि इसमें जो पोएट है W.B. ईट्स सेलिंग टू बाइजेंटियम जो पोएम है उसमें जो सिम्बोलिज्म का जो यूज हुआ है ना, उस पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स अगर मान लेते हैं कि अगर 5 नंबर का आता है तो इसके लिए जो है जो अभी इसमें जो इतना चीज़ लिखा हुआ है आप लिख सकते हो, ठीक है। और अगर इसको लॉन्ग में पूछ दिया, ठीक है, ये तो शॉर्ट में, अगर लॉन्ग में पूछ दिया यही क्वेश्चन, अगर मान लेते हैं कि 14 मार्क्स का है, ठीक है, या अगर 20 मार्क्स का है, ठीक है, तो अगर लॉन्ग में अगर इसको पूछ देगा तो सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखना है जो मैंने ऊपर बताते आया है, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद ये आप इसको लिख सकते हो, है ना, कि द यूज ऑफ सिम्बोलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू आउट द पोएम। द टाइटल ऑफ द पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम कंटेंस 2 इंपॉर्टेंट सिम्बल्स, ठीक है। और ये दो सिम्बल्स A B करके जो है मैंने यहाँ पर लिखा है। और जो सिम्बोलिज्म इसमें बर्ड्स, फिश, है ना, यंग लवर्स, तो ये सारे सिंबल जो है इसमें डिनोट्स किए गए हैं। तो इतना लिखने के बाद जब लास्ट में आप पहुँचोगे तो लास्ट में पहुँचने के बाद थोड़ा सा जो है समरी को जो है ऐड कर देना, ठीक है, ताकि लॉन्ग हो जाए, ठीक है। और समरी को ऐड करने के बाद जो है लास्ट में जो है कंक्लूजन लिख देना, ठीक है। या क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी थोड़ा सा जो है उसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। थीम को इंक्लूड करना है ना, थीम को इंक्लूड करना और समरी को इंक्लूड करना, इन दोनों को इंक्लूड कर देना, तो ये भी क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लॉन्ग बन जाएगा, ठीक है। और अगर लॉन्ग में नहीं पूछता है तो ठीक है, अगर लॉन्ग में पूछेगा सबसे पहले इसमें ऊपर ऐड कर देना इंट्रोडक्शन, और इसको लिखने के बाद ये सारा, और फिर इसके बीच में समरी को थोड़ा सा ऐड कर देना, और फिर लास्ट में थीम को ऐड कर देना, और लास्ट में फिर कंक्लूजन लिख देना। तो इस तरह से जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इतना जो है मैंने बता दिया, इसको जो है आप स्टॉप करके लिख सकते हो, ठीक है। 2 सिम्बोलिज्म का इसमें जो है यूज किया गया है, तो ये जो है A B करके जो है मैंने लिखा है, और उसके बाद मैंने जो है इसको लिखा है, ठीक है। तो ये सारे जो है वो नोट्स आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको जो है आप लिख सकते हो, ठीक है। PDF का लिंक जो है, इसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जा करके अपलोड कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।